नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 15 जनवरी 2026 गुरुवार, तिथि द्वादशी। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। नीट पीजी 2026 की कट ऑफ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है। नई संशोधित कट ऑफ के अनुसार अब -40 स्कोर वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग और एडमिशन का मौका मिल सकता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने यह फैसला सीटें खाली रहने की संभावना को देखते हुए लिया है। कट ऑफ घटने से सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MD/MS और डिप्लोमा कोर्स में दाखिले की उम्मीद बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे योग्य छात्रों को दूसरा अवसर मिलेगा और मेडिकल सीटों की बर्बादी भी रुकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम में नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत गारंटीड पेंशन पाने के लिए न्यूनतम योगदान और पात्रता मानदंडों पर संशोधन किया जा सकता है। नियामक का कहना है कि इससे अधिक से अधिक योगदानकर्ताओं को पेंशन का लाभ मिलेगा और सिस्टम को और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पेंशन बेस को बढ़ाने और भविष्य में वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित बदलाव से न्यू पेंशनर्स को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सस्ते घर का सपना देख रहे लोगों के लिए DDA ने जनता आवास योजना 2025 लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत EWS श्रेणी के लोगों को किफायती फ्लैट ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। DDA ने स्पष्ट किया है कि इन फ्लैट्स की बिक्री पर सख्त शर्तें लागू होंगी, ताकि गलत तरीके से मुनाफाखोरी रोकी जा सके। योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और पात्रता शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 32वीं किश्त का भुगतान जल्द ही शुरू होने वाला है। इस योजना में पात्र लाडली बहना कार्ड धारक महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति किश्त आर्थिक सहायता मिलती है, जिसका लक्ष्य बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस बार भी भुगतान सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में जजों के सेवानिवृत्ति आयु को लेकर एक ताजा बहस उभर रही है। वर्तमान में अमेरिकी संघीय जजों के लिए सेवानिवृत्ति की कोई सख्त उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन अब कई सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक विशेषज्ञ आयु सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बिना उम्र सीमा के जज लंबी अवधि तक पद पर बने रहते हैं, जिससे न्यायिक तंत्र में संतुलन और अपडेट बनाए रखना कठिन हो जाता है। प्रस्तावित बदलाव से अदालतों में नए विचार और विविध अनुभव लेकर आए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि विरोधी कहते हैं कि स्वतंत्रता पर रोक लग सकती है। यह मुद्दा अमेरिकी न्यायपालिका की संवैधानिक संरचना और प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में जारी हिंसक विद्रोह और इंटरनेट पाबंदियों के बीच टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलॉन मस्क ने बड़ी घोषणा की है। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी स्टारलिंक ईरान के लोगों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराएगी, ताकि वे बिना सेंसरशिप दुनिया से जुड़ सकें। मस्क के इस ऐलान को अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाएं सीमित किए जाने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टारलिंक सेवा शुरू होने से ईरान में सूचना का प्रवाह तेज होगा और वैश्विक स्तर पर हालात की सच्चाई सामने आ सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के वापस सत्ता में आने के बाद प्रवासियों की हिरासत में मौतों की संख्या तेजी से बढ़ गई है, जो मानवाधिकार समूहों और मीडिया रिपोर्टों में चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार 2025 में ICE हिरासत में लगभग 30 प्रवासियों की मौत हुई, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। 2026 की शुरुआत में ही कम से कम 4 और प्रवासियों की हिरासत में मृत्यु हुई है, जिनमें होंडुरास, क्यूबा और कंबोडिया के नागरिक शामिल हैं। यह वृद्धि उस कठोर प्रवासन और डिटेंशन नीतियों का हिस्सा मानी जाती है, जिसमें हिरासत में लोगों की संख्या बढ़ाई गई और मानवीय रिहाई को कम किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार की कमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इस फैसले का असर भारतीय निर्यात, खासकर ऑटो पार्ट्स, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उत्पादों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतना भारी टैरिफ भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर कर सकता है और MSME सेक्टर पर सीधा दबाव डालेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है,
जिससे उम्मीद है कि भविष्य में इस तनाव को कम करने का रास्ता निकल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में मौसम ने भारी असर दिखाया है, जहां शीतलहर और घना कोहरा पूरे क्षेत्र में फैल गया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान में तेज गिरावट के साथ विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने इस कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। नकारात्मक तापमान और कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि कड़ाके की ठंड कुछ दिनों तक और जारी रहने की संभावना है। लोगों को सुबह शाम बाहर कम निकलने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हवाई सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए में हाल के दिनों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यात्रियों को सस्ते टिकट मिल रहे हैं। विमानन कंपनियों ने कम मांग, ईंधन कीमतों में स्थिरता और प्रतिस्पर्धा के चलते किराए घटाए हैं। कई रूट्स पर टिकट पहले की तुलना में हजारों रुपए सस्ते हो गए हैं। ट्रैवल पोर्टल्स पर ऑफर और डिस्काउंट भी यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों तक हवाई किराए किफायती बने रह सकते हैं, जिससे पर्यटन और बिजनेस ट्रैवल दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना के कई गांवों में एक हफ्ते के भीतर करीब 500 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पंचायत चुनावों के दौरान कुछ लोगों ने आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था, जिसके बाद यह क्रूर कार्रवाई की गई। पशु प्रेमी संगठनों ने इसे अमानवीय बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी को लेकर छतों का किराया आसमान छूने लगा है। शहर के कई इलाकों में ऊंची और खुली छतों के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक किराया लिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस पैकेज में पतंगें, मांझा, स्नैक्स और खाना पीना भी शामिल किया जा रहा है। जितनी ऊंची और बेहतर लोकेशन वाली छत, उतना ही ज्यादा किराया तय किया जा रहा है। होटल, बिल्डिंग ओनर्स और सोसाइटी निवासी अपनी छतों को व्यावसायिक रूप से किराए पर देकर मोटी कमाई कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद मामले के आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में उसके आतंकी नेटवर्क से जुड़े तार मिलने की बात कही जा रही है। आरोप है कि उसका संपर्क दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज से भी रहा है। मामले के सामने आते ही के जीएमयू प्रशासन ने रमीज के करीबी सहयोगी लैब इंचार्ज को पद से हटा दिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस केस में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर पहलुओं की भी जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुत्ते के काटने की घटनाओं पर भारी मुआवजा तय किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं, वे उन्हें अपने घर ले जाएं, लेकिन उन्हें सड़कों पर इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। कोर्ट के इस रुख को शहरी इलाकों में बढ़ते डॉग बाइट मामलों के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ने हिंदुओं को खुलेआम गला काटने की धमकी दी है। वीडियो में वह कहता नजर आ रहा है कि कश्मीर को आजादी भीख मांगने से नहीं, बल्कि जिहाद से मिलेगी। इस वीडियो के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इसकी सत्यता व स्रोत की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने इसे नफरत फैलाने और आतंक को बढ़ावा देने की साजिश बताया है। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे भड़काऊ और हिंसक बयानों से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायसीना हिल्स के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया पीएम ऑफिस और नया आवास लगभग तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री इसी महीने नए परिसर में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके लिए 2 शुभ मुहूर्त भी निकाले गए हैं। यह नया परिसर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, जिसे आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। नए ऑफिस में हाईटेक मीटिंग हॉल, डिजिटल कमांड सिस्टम और प्रशासनिक कार्यों के लिए अत्याधुनिक ढांचा बनाया गया है। वहीं नया आवास भी अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिससे प्रधानमंत्री के कामकाज में और तेजी आने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर के बाद अब राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन दिखने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।
सीमावर्ती इलाके में एक ड्रोन करीब 1 घंटे तक उड़ता नजर आया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद ड्रोन अचानक गायब हो गया। आशंका जताई जा रही है कि यह ड्रोन सीमा पार से भेजा गया हो सकता है और इसके जरिए घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों की कोशिश की गई हो। घटना के बाद सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की पहचान करने की कोशिश जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिसंबर में रूस से कच्चे तेल की खरीद के मामले में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद में करीब 29% की कटौती की है। इस गिरावट के चलते भारत पीछे हो गया, जबकि तुर्की रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भुगतान व्यवस्था, शिपिंग चुनौतियों और वैश्विक दबावों के कारण भारतीय कंपनियों ने खरीद घटाई है। हालांकि रूस से तेल अब भी भारत के लिए सस्ता विकल्प बना हुआ है, लेकिन हालिया कमी से भारत की ऊर्जा रणनीति पर असर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के एक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में करीब 50 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक मित्र ने 24 खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी कर उनके खातों से रकम निकाल ली। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी एंट्री और जाली दस्तावेजों के जरिए यह घोटाला किया। पुलिस को यह भी शक है कि आरोपी के तार हाल ही में हुई एक आगजनी की घटना से जुड़े हो सकते हैं। पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और लेनदेन की गहन जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड 1.19 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के बाजारों में चीनी उत्पादों की मजबूत मांग बनी हुई है, जिससे निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भी चीन के निर्यात को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, वाहन और उपभोक्ता सामान की बिक्री ने इस बढ़त में बड़ी भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत सप्लाई चेन और सस्ती उत्पादन लागत के कारण चीन वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई में एक सफाई कर्मी की ईमानदारी की मिसाल वायरल हो रही है। जब उसे रास्ते पर 45 लाख रुपए के सोने के जेवरात मिले तो उसने उसे तुरंत वापस कर दिया। सफाई कर्मचारी पद्मा का कहना है कि उसने सही काम किया और उन जेवरातों को मालिक तक पहुंचाना उसका कर्तव्य था। यह घटना चेन्नई में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी उसकी तारीफ हो रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी पद्मा के इस नैतिक व्यवहार की सराहना की है, जिससे समाज में ईमानदारी और सच्चाई का संदेश फैल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मानव सुरक्षा के मुद्दे पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा है, क्या लोगों के लिए केवल कुत्तों के प्रति सहानुभूति है, इंसानों के लिए नहीं? कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे समय की जब देश में कुत्तों के काटने और उनसे जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता बढ़ रही है। अदालत ने कहा कि जानवरों का सम्मान जरूरी है, लेकिन मनुष्यों की सुरक्षा और तथाकथित स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को सड़क पर ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। इस मामले में आगे की सुनवाई में कोर्ट दोनों पक्षों के पक्षों को सुनने के लिए तैयार है, ताकि एक संतुलित समाधान निकाला जा सके जो इंसान और पशु दोनों के हित में हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस के कुरिल द्वीप समूह में 13 जनवरी 2026 को रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इलाके में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 45 किलोमीटर की गहराई में था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है, इसलिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। कुरिल द्वीप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित हैं, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां सामान्य हैं। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।